भरपूर लाफ्टर दीजिए, क्या हो गया? बड़ी अच्छी बात कही है। खान चलिए। हाय हाय सज्जी दे नाल पत्थर दे नाल रोटी ला के इन्होंने रोटी साइड ते रखती, सज्जी ना पत्थर खाते रहे। अच्छा जी, कर्नों के साथ आपको बेहतरीन सज्जी जिस पर लीमू निचोड़ा हो, और उसके साथ साथ एक लस्सी नुमा एक चीज होती है, खदैत। अल्लाह तानु खुदायत दे। बड़ा बेखदैत है। सुन लो रे यार जी, ये असल में दही को सुखाया जाता है। हेलो यानी दही। सूखा हुआ दही कभी देखा? दही तो पे पा देंगे। ये भी सुखा लिया जाता है और बवक्ते जरूरत पानी में हल करके इसको लस्सी बनाया जाता है। अच्छा, फिर यहाँ के पकौड़े, मक्खन दा पराठा तवे दा, ओदे ते ताजे गरम गरम पकौड़े। यार कैसा अजीब आदमी, मैंने पहली दफा सुना है जो मक्खन के पराठे के ऊपर पकौड़े रख के खा रहा है। यार साढ़े ते की हिसाब है? पहले शख्स देखा जो मक्खन के पराठे पे ये भी लेके खा रहा। सारे इन्होंने ज्यादा और च 9 पकौड़े पे सन। हकीम साहब, आपको कोड़े पड़े थे? हाँ जी पड़े थे। बहुत दर्द हुई होगी? नहीं जी, पहले उन्होंने सुन करने वाला टीका लाया सी। ਇਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼, ਕੋੜੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ। और पकौड़ों के साथ एक लाजवाब चीज है। हेलो लगता पकौड़े ने वालों सब गल कर ली। मेरे पकौड़े बड़े प्यारे ने। एक पकौड़ा एडा है, एक फर्स्ट ईयर च पढ़दा है। ये सुनो, सब्ज मिर्च होती है ना, हाँ हाँ, उसके अंदर 12 मसाले डले होते हैं। मर जाओ डुब के। हाँ जी, उसके ऊपर एक दबीज तय होती है बेसन की, जिसमें डाला होता है पनीर। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਸੋ? नहीं सुनो, यहाँ की कचौरियां बहुत लाजवाब। आपने इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि हमने इससे पहले जिला एबटाबाद किया, लियासी मस्जिद, वहां भी नहीं खाई। हाँ जी, नहीं जी, कचौरियां वहां भी थी, हमने नहीं खाई। सानू नहीं मिली। हमें तो कभी मिलनी ही नहीं है। इस कदर खस्ता, इस कदर लाजवाब, बहुत लजीज। भाई तुसी दुकान पा लो, तुसी इंस्पायर बड़ा अच्छा कर दे हो। नहीं यार, मैं तुम्हें टेम्प्ट कर रहा हूं कि तुम कल्लात जाओ। तो अपनी बुढ़ी ने तलाक दे तो कल्लाट चले जाओ। अच्छा जी, फिर यहाँ पर सनोबर के घने जंगल, महकती सूंदी मिट्टी, और उसमें चिलगोजे के दरख्त। इन्होंने मिट्टी की तारीफ इस तरह करी, सानू मिट्टी खानी पाई जानी। ताजी मिट्टी मक्खन च बनी होवे, माना सी लखां दी मिट्टी ले लेनी। मिट्टी परौंठे तो रखी होवे। वेलकम बैक जी। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक अमरीकी सहाफ़ी डेविड सांगर की किताब में पाकिस्तान के मुतालिक बाज़ अहम इंकशाफात किए गए हैं। आप कुछ रोशनी डालेंगे इस हवाले से? डेविड सांगर दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स का चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट है। जिस किताब का तस्करा आप कर रही हैं, यह है कन्फ्रंट एंड कंसील। इसमें उसने चंद अजीबोगरीब इंकशाफात किए हैं पाकिस्तान के बारे में, कि व्हाइट हाउस इस बात से बहुत मुतासिर है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंतहाई महफूज है, बल्कि इम्प्रेगनेबल है, अनब्रेकेबल है। और इसके लिए मैं हवाला दूंगा डेविड सांगर की वो किताब जो आज से तकरीबन 6-7 साल पहले मंजर आम पर आई, द इनहेरिटेंस। मेरी सजेशन होगी उन दोस्तों को जो तारीख पाकिस्तान में और खास तौर पर करंट हिस्ट्री में, फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनेशनल अफेयर्स में दिलचस्पी रखते हैं, डेविड सांगर की वो किताब द इनहेरिटेंस का वो चैप्टर जरूर पढ़ें। तकरीबन 70-80 सफ़े हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल किस कदर महफूज है। इसके बारे में डेविड सांगर के तासुरात से महसूस होता है कि दुनिया में शायद कोई और मुल्क, कोई और न्यूक्लियर पावर इतनी सिक्योरिटी कॉन्शियस नहीं जितनी कि पाकिस्तान है। इसके अलावा पाकिस्तान से मुतल्लिक एक और दिलचस्प बात थी, वो ये कि चूंकि व्हाइट हाउस के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर ही यही है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां बुनियाद परस्त एक्सट्रीमिस्ट मौजूद हैं, जहां इंतहा दर्जे का एंटी अमेरिकन और एंटी वेस्ट सेंटिमेंट मौजूद है,
वहां का न्यूक्लियर आर्सेनल किसी भी वक्त गलत हाथों में जा सकता है। चुनांचे एक रूमर, एक अफवाह फैली जो व्हाइट हाउस तक जा पहुंची कि एक डर्टी बॉम्ब तालिबान के हाथ आ गया है। अब डर्टी बॉम्ब क्या होता है? यह बुनियादी तौर पर एक कन्वेंशनल बॉम्ब होता है जिसके अंदर आमेजिश कर दी जाती है न्यूक्लियर फुजले की, न्यूक्लियर वेस्ट उसके साथ इस तरह से अटैच कर दिया जाता है कि ब्लास्ट होने की शक्ल में ताबकारी असरात फैलते हैं और बड़ी हद तक तबाही होती है। इसको डर्टी बॉम्ब कहते हैं। ओबामा ने खुसूसी तौर पर पाकिस्तान को आगाह किया। पाकिस्तान ने पूरा थॉरो सर्वे करने का वादा किया और विद इन नो टाइम अपना सर्वे कंडक्ट करके उन्हें इत्तला दी कि जनाब ना सिर्फ हमारा फिशन मटेरियल मुकम्मल है, मौजूद है, बल्कि हमारा न्यूक्लियर वेस्ट भी अनअकाउंटेड नहीं है। अलबत्ता इस बात की फिक्र आपको करनी चाहिए कि हमारी इत्तला, हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक वस्ती एशियाई रियासतों की 2 लेबोरेटरीज में से तकरीबन 5 किलो ना सिर्फ न्यूक्लियर फुजला बल्कि रिफाइंड मटेरियल भी चोरी हो चुका है। डेविड सांगर उसामा बिन लादेन का तस्करा भी करता है कि उसामा के बारे में अमरीकियों को यह शक था कि वो पेशावर के आसपास कहीं रुपोश है और एक मशीन ऐसी है, एक गैजेट ऐसा है जिसकी जरूरत उसे हर तीसरे चौथे दिन रहती है, क्योंकि वो बहुत जज्बाती है अपने नित नए वीडियो पैगामात लोगों तक पहुंचाने के हवाले से। चुनांचे एक बहुत बड़ी तादाद में वीडियो कैमरे फरोख्त किए गए। उन कैमरों में एक ऐसी चिप नस्ब की गई, यह डेविड सांगर कहता है, जो ड्रोन तैयारों से डिटेक्टेबल थी, लेकिन वो उस मकाम तक कभी ना पहुंच सके और यह प्रोजेक्ट नाकाम हुआ क्योंकि मुबैना तौर पर उसामा बिन लादेन पेशावर नहीं बल्कि एबटाबाद के एक कंपाउंड से बरामद हुआ। इसके अलावा 2011 में बाराक ओबामा ने इस बात का तज़किरा किया था बड़ी संजीदा महफिल में कि पाकिस्तान अनकरीब डिसइंटेग्रेट हो जाएगा और उसके लिए उसने एक टाइमलाइन भी दी थी। ये इस तरह की बातें मैं समझता हूं, ये नहीं कि उसने दरफंतनी छोड़ी है, इस तरह की बातें हुई नहीं, ये बातें मौजूद हैं, ये बातें बहुत से जहनों में, बहुत से दिलों में कहीं ख्वाहिश बनकर, कहीं स्ट्रेटजी बनकर मौजूद हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने, हालात ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान अपने तमाम तर मसाइल के बावजूद, तमाम तर नामसायद हालात के बावजूद कंक्रीट की तरह सख्त, मजबूत और जुड़ा हुआ मुल्क है। इसमें लोगों की ख्वाहिश ये थी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलहदा करवा दिया जाए। इस पर बहुत ज्यादा कोशिश हुई, पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन अल्टीमेटली आज पाकिस्तान कहां खड़ा है आप सिर्फ इसका अंदाजा करने के लिए दूर ना जाइए। चंद रोज पहले सलीम साफी ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा रोजनामा जंग में, अगर मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा, कि पाकिस्तान किस तरह मजबूत मुल्क है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में करप्शन बेइंतहा है, इसमें कोई शक नहीं कि बैड गवर्नेंस की बेहतरीन मिसाल अगर कोई मुल्क हो सकता है तो वो पाकिस्तान है। गुर्बत है, इफलास है, बेरोजगारी है, हर तरह के मसाइल मौजूद हैं। इसके बावजूद फैक्ट ये है कि ANP देखिए एक जमात थी जिसकी शोहरत एंटी पाकिस्तान एक शोहरत थी कि ये एंटी पाकिस्तान है, और अगर आप उनकी तारीख देखें तो वो पाकिस्तान की तख्लीक के ही खिलाफ थे। लेकिन आज वही पार्टी आपकी हुकूमत का इंतहाई इंटेग्रल पार्ट है। वो फेडरल गवर्नमेंट में भी शामिल है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ही उनकी। MQM के बारे में बड़ी मुतजाद रायें रखा करते थे लोग। देख लीजिए पिछले कई सालों से MQM रासिक है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, नेशनल पॉलिटिक्स कर रही है। वो सिंधी अपने आप को कहते हैं, अजरक का एहतराम, अजरक को अपना सिंबल समझते हैं, सिंधी टोपी को ओन करते हैं। बलूचिस्तान में देखिए कि महमूद अचकजई इस कदर प्रो पाकिस्तानी कैरेक्टर है, और मैं जाती तौर पर महमूद अचकजई को बेहद पसंद करता हूं। वो बलूचिस्तान में सारे ही सेसेशनिस्ट नहीं बैठे हुए, बलूचिस्तान में मौजूद है एक से एक बढ़कर जगादरी मौजूद है जो अपने आप को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है, लेकिन जितने भी मीनिंगफुल फैक्टर्स हैं वो प्रो पाकिस्तानी है। और बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है
کہ انہی میں سے ایک اکبر بگٹی بھی تھے. اکبر بگٹی ایک بڑے لاجواب کیریکٹر کا نام ہے, وہ بہت بڑا پاکستانی تھا. یہ ان کی حکومت سے شاید لاشعوری طور پر ایک بہت بڑی حماقت سرزد ہوئی, جس کا خمیازہ ہم تاریخ میں آج بھی بھگت رہے ہیں اور آئندہ بھی بھگتتے رہیں گے. وہ ممالک جو پاکستان کو دو لخت ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ پاکستان پر کوئی ڈیتھ وش رکھ کے خوش ہو رہے ہیں, ان کا اپنا الو سیدھا ہوتا ہے. ان کے لیے سب سے بڑی مایوسی یہ ہے کہ علیحدگی پسند تحریک جو اٹھتی ہے وہ اپنی اٹھان سے بتا دیتی ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے. ان کی بدنصیبی ہے کہ آج تک وہ ایک پراپر تحریک جو ملک کو علیحدہ کرتی ہے اس کا عشر اشیر بھی شو نہیں کر سکے. زیادہ بسوں پر حملے کر دینے, نیچے اتار کر آئی ڈی کارڈز چیک کرنے, نان بلوچز کو گولیاں مار دینی, یہ فریڈم فائٹرز والی باتیں نہیں ہیں. چنانچہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈس انٹیگریٹ ہونے والا ہے, بلوچستان ہم سے الگ ہونے والا ہے, وہ فولز پیراڈائز میں, احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں, اور خواب دیکھنے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us.